अस्सलाम वालेकुम। जमात शशुम मजमून उर्दू सबक नंबर 8 डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस सबक का मुताला जो है हम यूट्यूब के उर्दू प्लस चैनल पर करने वाले हैं और कर रहे हैं। तो ये जो सबक है आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 26 से 28 पर मौजूद है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है पहली बात बताई गई है, मतलब इस सबक के जो बुनियादी मकसद है या जो नुकात है उसको यहाँ पर पहली बात में आपको समझाया गया है। सबसे पहले तो ये ऊपर का जो बॉक्स दिया गया है इसमें आपको इस इख्तबास के ताल्लुक से जो अल्फाज मानी है वो बताए गए हैं, जो मुश्किल अल्फाज है उनके मानी बताए गए हैं। तो यहाँ पर पहली बात शुरुआत करते हैं हम उसकी कि आज़ादी के बाद हमारे मुल्क में अवामी हुकूमत कायम हुई जिसे जमहूरियत कहते हैं। जमहूरियत में मुल्क के अवाम अपने इलाकों से अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं। ये नुमाइंदे मुल्क की पार्लियामेंट में आकर हुकूमत का कारोबार संभालते हैं और इंतखाबे राय से किसी अहम शख्सियत को मुल्क का सदर मुकर्रर करते हैं। पार्लियामेंट के जरिए बनाए गए मसूदों पर सदर के दस्तखत से हुकूमत के सारे कवानीन बनाए जाते हैं जिन पर अमल करना अवाम का फर्ज होता है। तो इस पैराग्राफ में आपको ये समझाया जा रहा है कि जमहूरियत क्या है। तो जमहूरियत का निज़ाम ये निज़ाम है जिसमें अवाम जो है नुमाइंदे खुद मुंतखब करती है कि वो नुमाइंदा जिनको उन्होंने मुंतखब किया है वो मुल्क को और जो है रियासतों को बेहतरीन तरीके से उसकी कारकर्दगी अंजाम दे, हुकूमत चलाने की, उसका कारोबार संभाल सके। तो यहाँ पर हुकूमत मुंतखब करना मतलब हुकूमत क्या करती है, एक नुमाइंदे को, एक बंदे को चुनती है और उसको वो पार्लियामेंट के जरिए जो सदर बनाए जाते हैं वो पार्लियामेंट के जरिए हुकूमत का कारोबार संभालते हैं। इसका जो है जमहूरियत को आपने आपकी तारीख की किताब या शहरियत की किताब से उसको जमहूरियत को समझाया गया होगा। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि मुल्क का सदर मुकर्रर करते हैं। उसके बाद जो है पार्लियामेंट के जरिए किए गए मसौदों या मंसूबा हो सकता है, कानून हो सकता है, जब तक उस पर सदर जमहूरिया की साइन या दस्तखत नहीं होती वो कानून मुकम्मल कानून या पुख्ता कानून नहीं कहलाता, और जब तक साइन नहीं होती वो मसौदा कहलाता है। ठीक है। तो भारत के पहले सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद डॉक्टर राधा कृष्णन ने इस अहदे को संभाला। तो हमने देखा कि आजादी के बाद जो पहले सदर जमहूरिया थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और जो दूसरे थे वो राधा कृष्णन थे। आपने 5वीं जमात में इनके बारे में मालूमात हासिल की। तो आपको जो है राधा कृष्णन के बारे में 5वीं जमात में उर्दू की किताब में ये सबक मौजूद है जिसका मुताला आप कर चुके हैं। आप जानते हैं कि सदर बनने से पहले डॉक्टर राधा कृष्णन एक मुदर्रिस थे। तो आपको पता है हम जो है योम असातिज़ा का दिन मनाते हैं 5 सितंबर। तो ये जो राधा कृष्णन है ये पहले असातिज़ा थे, मुदर्रिस थे। इन्हीं की तरह डॉक्टर जाकिर हुसैन भी अलीगढ़ और दिल्ली में पहले दर्स व तदरीस से मुंसलिक थे। तो दर्स व तदरीस का मतलब होता है सीखना सिखाना। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भी जो है असातिज़ा जो रह चुके हैं, इनकी आलिमाना खूबियों और इंतजामी सलाहियतों को देखकर उन्हें मुल्क की सदारत पेश की गई। मतलब वो इतने ज़हीन थे, अपनी काम के मामले में वो बहुत बेहतरीन थे, उनकी कारकर्दगी को वो बेहतरीन अंदाज में जो है उसको अंजाम देते थे। तो उसी को लेते हुए आपको ये सबक जो है बताया गया है। ये सबक उसमें मतलब सबक में जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में बताया गया है। तो उनकी जिंदगी का मुताला करते हैं। सदर जमहूरिया भारत की रियासत का सरबराह यानी भारत हुकूमत को संभालने वाला जो सरबराह है उसे सदर जमहूरिया कहते हैं। वकालत एक पेशा है। सबक आपका शुरू होता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे मुल्क के तीसरे सदर जमहूरिया हुए हैं। वो 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में पैदा हुए। इनके वालिद फिदा हुसैन खां हैदराबाद में वकालत किया करते थे। अब यहाँ से आपका सबक शुरू हो रहा है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की पैदाइश जो है 8 फरवरी को हुई और उनके जो वालिद थे उनका नाम था फिदा हुसैन। वो वकालत किया करते थे। वकालत एक पेशा है, वकील जिसको हम कहते हैं। जाकिर साहब अभी इब्तदाई तालीम हासिल कर रहे थे। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि इब्तदाई मतलब जिसको हम प्राइमरी तालीम कहते हैं, जिसमें हम लिखना और पढ़ना सीखते हैं। तो जब ये इब्तदाई तालीम हासिल कर रहे थे उसी दौरान उनके वालिद का इंतकाल हो गया। चुनांचा वो हैदराबाद से उत्तर प्रदेश आ गए और इटावा के इस्लामिया हाई स्कूल में उन्हें दाखिल किया गया। स्कूल की तालीम खत्म करके उन्होंने कुछ दिनों लखनऊ के एक कॉलेज में पढ़ाई की।
अब यहाँ पर उनकी पैदाइश बताई गई। अब उन्होंने तालीम कहाँ कहाँ हासिल की, कौन से स्कूल से उन्होंने शुरू किया और कौन कौन से कॉलेज में जाकर उन्होंने तालीम हासिल की, उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि उत्तर प्रदेश पहुंचे, वहां पर इटावा के इस्लामिया हाई स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया, उनको दाखिल करवाया गया और वहां से अपनी तालीम हासिल की उन्होंने, हाई स्कूल की, और उसके बाद लखनऊ के कॉलेज में अपनी पढ़ाई जारी व सारी रखी। फिर अलीगढ़ में सर सैयद के जारी किए गए मशहूर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में दाखिल हुए। आज इस कॉलेज को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, जहां वो एमए कर रहे थे। इन ही दिनों महात्मा गांधी के कहने पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मुख्तार अहमद अंसारी, हकीम अजमल खान और दूसरे कौमी रहनुमाओं ने दिल्ली में जामिया मिल्लिया इस्लामिया कायम किया। अब जैसे कि हमने देखा, सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद रखी और इस कॉलेज ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसमें तब्दील हो गया ये कॉलेज। उसी के साथ महात्मा गांधी ने जो है उनके कहने पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मुख्तार अहमद अंसारी, हकीम अजमल खान, इन तमाम कौमी रहनुमाओं ने मिलकर जो है दिल्ली में जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बुनियाद जो है रखी। उन्होंने वहां पर उसकी शुरुआत की। बहुत से तालिबे इल्म और असातिज़ा मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अलग होकर जामिया में आ गए। जैसे कि मैंने कहा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसी का जिक्र है यहाँ पर। जो वहां पर पढ़ने वाले बहुत से तलबा जो थे, उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अलग होकर जो दिल्ली में जामिया मिल्लिया जिसका शुरुआत की गई, वहां पर दाखिला लिया, वहां पर पढ़ने चले गए। तो जाकिर साहब भी इनमें शामिल थे। वो इस वक्त पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी थे। जामिया मिल्लिया में कुछ अरसा काम करने के बाद आला तालीम के लिए वो यूरोप के मुल्क जर्मनी चले गए। अब ऐसा हुआ कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही जामिया मिल्लिया कायम किया गया वहां पर वो चले गए। वहां वो पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी थे और आला तालीम के लिए वो यूरोप बरआज़म है, उसका एक मुल्क है जर्मनी, वहां पर जाकर उन्होंने अपनी तालीम जो है कंटिन्यू रखी, जारी व सारी रखी। जर्मनी में डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन और प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब से इनकी मुलाकात हुई। तीनों के मिजाज में बड़ी यकसानियत थी। अब ये तीन कौन, उसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन भी शामिल हैं। तो यहाँ पर ये तीनों के जो मिजाज थे, जो आदतें थी, वो मिलती जुलती थी, इसलिए वो दोस्त बन गए। 1926 में ये तीनों आला तालीमी डिग्रियां लेकर हिंदुस्तान वापस आए। यहाँ आते ही उन्होंने जामिया मिल्लिया का काम संभाल लिया। तो इससे पहले भी हमने देखा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है जामिया मिल्लिया में पढ़ाते भी थे और पढ़ते भी थे, और अपनी तालीम को मुकम्मल करने के लिए वो जर्मनी चले गए। जर्मनी में उनके जो दोस्त थे वो भी एक जैसे थे, उन्हीं की आदत और मिजाज से मिलते जुलते थे। जब ये वापस आए, ये उनके दोस्त और वो, तो उन्होंने जामिया मिल्लिया को, जो काम था जामिया मिल्लिया का, वो पूरी तरीके से संभाल लिया। तो जाकिर साहब 1948 तक जामिया में खिदमत करते रहे। मतलब वहां पर जो भी है सेवा करना, मतलब पढ़ाई के ताल्लुक से अगर कुछ नई चीज है उसको जो है उसमें शामिल करना, उसको बढ़ावा देना, इस तरीके से। फिर इस वक्त के वजीर तालीम मौलाना आजाद ने इनसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए कहा। चुनांचा जाकिर साहब इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मुकर्रर हुए। अपनी सलाहियतों को काम में लाकर जाकिर साहब ने मुसलमानों की इस तालीमी इदारे को खूब तरक्की दी। तो आप देख रहे हो जामिया मिल्लिया दिल्ली में कायम है, तो वहां पर वो अपनी खिदमत तो दे रहे थे, उसी के साथ जो वजीर तालीम थे उस वक्त मौलाना आजाद, उन्होंने उनसे कहा कि जो है आप यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो जिम्मेदारी है वो संभाल लो, कबूल कर लो। और उसके बाद जो है जब उन्होंने वो कबूल की तो वो वहां के वाइस चांसलर जो है मुकर्रर हुए। और अपनी सलाहियतों को काम में लाकर जाकिर साहब ने मुसलमानों की इस तालीमी इदारे को खूब तरक्की दी। मतलब उनके अंदर जो सलाहियतें थी, जो खूबियां थी, उसका इस्तेमाल किया उन्होंने, और मुसलमानों के लिए जो है तालीमी इदारे, जो तालीमी इदारा था उसमें और जो नई चीजें शामिल करनी चाहिए, नए इदारे शामिल किए, ताकि जो है वो तरक्की भी करे और मुसलमानों की तालीम का जो जरिया है वो आसान हो जाए। यहाँ के अमले में, अमला मतलब महकमा होता है, इंग्लिश में से डिपार्टमेंट भी कहते हैं, अमले में काम करने का हौसला और वलवला पैदा किया और लोगों में वो जज्बा पैदा किया कि वो क्या करे, अपने कौम के लिए जो है कोशिशें करते रहे और ज्यादा से ज्यादा तलबा को तालीम से जो है आरास्ता पैरास्ता करवाते रहे।
जाकिर साहब की वजह से यूनिवर्सिटी में नई जान पड़ गई। अब जाकिर साहब काबिलियत वाले शख्स थे, उनके अंदर वो सलाहियतें मौजूद थी कि वो जो है तालीम को एक नई राह पर लेकर चले और नौजवानों में तालीम का जज्बा, तालीम हासिल करने का जज्बा पैदा कर सके। इसलिए कहा गया है कि यूनिवर्सिटी में नई जान पड़ गई, कि उनके आने से नई नई चीजों की शुरुआत हुई। तो यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ है कि जाकिर साहब की सेहत एक जमाने से खराब थी, अलीगढ़ में कामों का बोझ बढ़ा तो इनकी सेहत तेजी से गिरने लगी। अब हुआ क्या कि इनकी जो तबीयत थी, इनकी जो सेहत थी वो पहले से ही खराब थी और अलीगढ़ के कामों का बोझ इतना बढ़ गया कि उनको जो है अपनी सेहत पर तवज्जो देना मुश्किल हो रहा था। आखिरकार उन्होंने 1952 में इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देना मतलब नौकरी को तर्क कर देना। एक लेटर रहता है जिससे ये बताया जाता है कि नौकरी पर हम अब नहीं करने वाले हैं, ठीक है। और अपने घर जामा नगर दिल्ली चले आए। कुछ अरसे बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के इसरार पर उन्हें बिहार का गवर्नर मुकर्रर किया गया। अब देखो, उन्होंने जामिया मिलिया में भी काम किया, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे और उसके बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें इसरार किया कि वो बिहार का गवर्नर, मतलब इसरार करने पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के इसरार करने पर उन्हें बिहार का गवर्नर मुकर्रर किया गया, चुना गया। इस जिम्मेदारी को भी जाकिर साहब ने बड़ी खूबी से निभाया। मतलब उनको जो जो जिम्मेदारियां दी गई उन्होंने उसको बड़ी खूबी के साथ निभाया और उसमें जो है तरक्की के रास्ते खोलते रहे। 1962 में उन्हें नायब सदर जमहूरिया बना दिया गया। अपनी खिदमत की वजह से वो इतने हर दिल अजीज हुए कि मुल्क के सबसे बड़े अहदे यानी सदर जमहूरिया के लिए इनका नाम पेश किया गया और 12 मई 1967 को वो इस अहदे पर फायज हुए। देखो, अभी उनके अगर हम काम देखते हैं तो सबसे पहले उन्होंने जामिया मिलिया में किया, फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, फिर बिहार के गवर्नर रहे, फिर नायब सदर जो सदर जमहूरिया, मतलब सदर जमहूरिया के ही अंडर रहते हैं और उसी के साथ साथ उन्हें सदर जमहूरिया भी बना दिया गया। मतलब वो इतने काबिलियत वाले शख्स थे और उन्होंने अपनी काम को बखूबी अंजाम दिया और लोग उनको पसंद करने लगे। मतलब जब हम अपने काम को बेहतर अंदाज से लोगों के सामने पेश करते हैं, सिर्फ बात नहीं करते, मतलब उसको अमल में भी लेकर आते हैं, तो लोग जो है ऐसी शख्सियत को पसंद करते हैं। तो असल बात यह है कि जो शख्स खुलूस, मोहब्बत, लगन और दयानतदारी के साथ अवाम की खिदमत करता है, इसे जिंदगी में जरूर कामयाबी हासिल होती है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि किसी शख्स को, अगर कोई भी शख्स हो, अगर वो खुलूस से, मोहब्बत के साथ, लगन, मेहनत के साथ, दयानतदारी के साथ, मतलब लोगों का नुकसान ना हो इस बात का ख्याल रखते हुए अगर लोगों की खिदमत कर रहा है तो उस ऐसे शख्स को कामयाबी मिलनी ही मिलनी है। तो इसमें आपके लिए भी सबक है कि आपको भी आपका काम इसी तरीके से अंजाम देना है। मसरूफियत की वजह से जाकिर साहब अपने घर की तरफ कम ही तवज्जो दे पाते, मगर इनके घर की हर चीज से इनका आला जौक झलकता था। अब जैसे कि आप देख रहे हो, इसके पिछले पैराग्राफ में, इख्तबास में हमने ये देखा कि उनकी तालीमी शोबे में उनकी क्या कारकर्दगी रही। सदर जमहूरिया बनकर भी उन्होंने अपने काम को बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया। अब घर में जो है वो किस तरीके से रहते थे, तो जो उनका शौक था बहुत आला था। जाकिर साहब को बागबानी का बड़ा शौक था, बागबानी करना, पौधे लगाना। उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के पेड़ पौधे अपने बाग में लगाए हुए थे। मतलब वो तालीमी शोबे में काम तो कर रहे थे, हुकूमती शोबे में, सियासी शोबे में अपने काम अंजाम दे रहे थे, पर साथ ही साथ उन्हें बागबानी करने का शौक था। फिर पेड़ पौधे जो है अपने बाग में लगाते, उसी के साथ खास तौर पर तरह तरह के गुलाबों की क्यारियों से इनका बाग सजा रहता था। इनका घर दुनिया भर की मशहूर तस्वीरों से भी भरा था। मतलब उस वक्त दुनिया में जो भी मशहूर तस्वीर थी वो तमाम तस्वीर इनके घर मौजूद थी और वो क्या करते कि इन तस्वीर की नकलें निकालते और ये नकलें जो है बच्चों में बांट देते, तकसीम कर देते। पत्थर जमा करना जाकिर साहब का एक और मशगला था। मशगला मतलब शौक कहेंगे, दिल बहलाने की चीज। तो पत्थर क्या होते हैं, अलग अलग रंगों के, अलग अलग शक्ल के, जो पत्थर जसामत वाले, छोटे बड़े, तो ऐसे पत्थर भी वो जमा किया करते थे। बागबानी भी करते, पत्थर भी जमा करते। उन्होंने अजीब अजीब किस्म के पत्थर जमा किए थे कि देखने वाला दंग रह जाता, हैरत में पड़ जाता। दंग रहना मतलब हैरत में पड़ना। तो उन्हें तरह तरह के चरिंदों परिंद पालने का शौक भी था। अब ये तीसरा शौक है, चरिंद मतलब चरने वाले जानवर, और वो परिंदे भी पालते थे। अब उनके पास कौन सा परिंदा था, तो एक तरफ पहाड़ी तोता टेटे करता
कहीं खूबसूरत बिल्ली नाजो अंदाज दिखाती, और मुर्गियां सब एक रंग और एक नस्ल की, सफेद सफेद ऐसी है खूबसूरत बकरियां। देखो इनके पास तोता भी था, बिल्ली भी थी, मुर्गियां भी थी, और जो है बकरियां भी थी। तो इस तरीके से मतलब वो चरिंद परिंद भी पालने का शौक रखते थे। एक दिन, अब बता रहे एक वक्त का जो है किस्सा बताया जा रहा है यहाँ पर, उस किस्से से भी हमें कुछ सीख मिल रही है, उससे सीखना है। कि कह रहे हैं कि एक दिन बकरी तसले में दाना खा रही थी, तसला बर्तन होता है, कुछ घास और पत्तियां सामने पड़ी थी। जाकिर साहब ने अपनी बेगम साहिबा से कहा, आप बकरी को किस तरह दाना देती हैं? घास तो जमीन पर पड़ी है। अब वो अपनी बेगम से मुखातिब है, उनको पूछ रहे हैं कि आप दाना कैसे देती हैं? दाना तो सारा जमीन पर पड़ा है, ये तरीका ठीक नहीं है। क्या हो रहा है? खाना खराब हो रहा है। एक अच्छी सी चटाई बिछाकर इसे बिठाइए। अब बता रहे हैं कि कैसे उसको खिलाना है, कि चटाई को बिछाइए, फिर लोटे में पानी लाकर इसका मुंह धोइए। अब देखो ये सब हम मतलब इंसान करते हैं, लेकिन वो जानवरों के लिए भी ये तरीका बता रहे हैं। तौलिए से पोछिए, फिर तसले में खाना सजाकर इसके सामने रखिए। अपनी बेगम साहिबा से कह रहे हैं कि इस तरीके से बकरी को खाना दिया जाना चाहिए। तो बेगम साहिबा और वहां मौजूद दूसरे घर वाले हंसने लगे। जाहिर सी बात है, ये इंसानों के लिए ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन बकरी के लिए ये तरीका बता रहे। तो जितने भी लोग वहां थे सब हंसने लगे। मगर आप इस बात पर गौर करें तो अब मैंने जैसे कि कहा कि इस पैराग्राफ में आपको सीखने वाली चीज है। पैराग्राफ में ही क्यों, सबक से जो है हम सबक हासिल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में उसको शामिल कर सकते हैं। तो इससे मालूम होता है कि हर काम छोटा हो या बड़ा अच्छी तरह और सलीके से अंजाम देना चाहिए। सलीके से मतलब एक तरीके से, जो उसका तरीका है उस तरीके से उसको अंजाम देना है, फिर वो छोटा हो या बड़ा हो। उसके बाद है कि वो कहते हैं कि अक्सर बड़े आदमी समझते हैं कि अपने से नीचे दर्जे के लोगों और गरीबों से मिलने और बात करने में हमारी शान घट जाएगी, मगर जाकिर साहब का अंदाज और ही था। अभी आप देख रहे हो, सबक का मुताला कर रहे हो, आपने देखा जैसे कि पहले दूसरे पैराग्राफ में हमें ये बताया गया कि उन्होंने तालीमी शोबे में अपनी सरगर्मियां किस तरह से अंजाम दी। फिर वो सदर जमहूरिया भी रह चुके, मतलब बहुत बड़ी शख्सियत है वो। लेकिन और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी शख्सियत के अगर मालिक होते हैं तो वो छोटे लोगों से, मतलब जो गरीब लोग हैं उनसे अच्छे अंदाज से मिलना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन का ऐसा कुछ नहीं था। उनका ये अंदाज था, वो चाहे छोटा इंसान हो चाहे बड़ा इंसान हो, पैसे वाला हो अमीर हो गरीब हो, सबसे वो अच्छे से जो है मिला करते थे, बातचीत किया करते थे। तो यहाँ पर और एक किस्सा है कि जब वो अलीगढ़ से दिल्ली आते तो इनके यहाँ की एक गरीब बुढ़िया इनके आने की खबर सुनकर तड़प जाती। मतलब उसको ऐसा होता कि मैं कब जाकर डॉक्टर जाकिर हुसैन से मुलाकात कर लूं। तो इससे ये समझ में आता है कि वो गरीब और अमीर ऐसे शख्स में कोई फर्क नहीं करते थे, अपना रवैया सबके साथ एक रखते थे, एक ही सुलूक किया करते थे। जाकिर भैया आए हैं, जाकिर भैया आए हैं कहकर उठती और लाठी टेकती, इनसे मिलने पहुंच जाती। जाकिर साहब भी इससे बड़ी अपनायत से मिलते, मतलब अपनेपन से मोहब्बत से मिलते। एक दफा वो बीमार पड़ गई और जाकिर साहब से मिलने ना आई तो खुद जाकिर साहब इसकी मिजाज पुरसी को इसकी कोठरी में आए, इससे खूब बातें की। अब देखो क्या बता रहे हैं कि मतलब इससे भी हमें एक सीख मिलती है कि इंसान अगर छोटा है बड़ा है, हमको किसी किस्म का फर्क नहीं करना चाहिए, हमें सबके साथ एक जैसा सलूक रखना चाहिए। तो वो जो बुढ़िया थी जब वो पहुंची नहीं तो जाकिर साहब को उस बुढ़िया की फिक्र हुई और उस गरीब की कोठरी में छोटे से घर में उसके पहुंचे और उनसे बातें करने लगे। घर वाले और इनके दूसरे रिश्तेदार जाकिर साहब को मियाँ कहा करते थे। जाकिर साहब को बच्चों से बड़ी मोहब्बत थी। देखो अब उनके रवैये उनके सुलूक का जिक्र हो रहा है, तो हमने देखा बुढ़िया से उनका क्या सुलूक रहा है, अब बच्चों से उनका कैसा रहा है। तो उनको बच्चों से बहुत प्यार था। इनकी शरारतों और शोर गुल से वो परेशान नहीं होते थे कि बच्चे अगर परेशान कर रहे हैं, शरारतें कर रहे हैं
तो वो बिल्कुल भी उससे परेशान नहीं होते थे। वो अपनी इंतहाई मसरूफ जिंदगी में भी बच्चों के साथ रहने का वक्त निकाल लेते, मतलब वो कितना भी बिजी हो, कितने भी काम उनके सामने हो, लेकिन फिर भी बच्चों के साथ अपना वक्त गुजारते थे। इनके नजदीक मुल्क और कौम की सबसे बड़ी और कद्र के काबिल दौलत बच्चे थे, जिनको हम कह सकते हैं बच्चे वो सरमाया है जो मुल्क और कौम को तरक्की के रास्ते पर ला सकते हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि बच्चे वो सरमाया है, वो दौलत है जिससे मुल्क और कौम तरक्की कर सकता है। इनका ख्याल था कि बच्चों को अच्छी तालीम दी जाए और मुनासिब तौर पर इनकी परवरिश की जाए, मतलब अच्छे से अच्छी अगर तालीम देते हो तो कल वो बच्चा जो है डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, टीचर बन सकता है और अपने मुल्क और कौम की खिदमत कर सकता है। उसकी परवरिश भी बेहतरीन होनी चाहिए। बच्चे ही वो बुनियाद है जिस पर कौमी तालीम की नई इमारत खड़ी की जा सकती है। बच्चे क्या है? बुनियाद है, मतलब वहां से जो है उनको बनाना, उनको संवारना, ताकि वो आगे चलकर अपने रोल जो है निभा सके मुल्क और कौम को आगे लेकर जाने के लिए। उन्होंने बच्चों की तालीम और इनकी ज़रूरतों को समझा और इनको पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की। और डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बच्चों की तालीम समझी, मतलब बच्चों के लिए तालीम कितनी अहमियत रखती है उसको समझा, उनकी क्या ज़रूरतें हैं उसको समझा और उसको पूरा करने की कोशिश की। जब मकतबा जामा कायम हुआ तो यहाँ सबसे ज्यादा बच्चों के लिए किताबें तैयार करने का काम किया गया, क्योंकि बच्चों के लिए किताबें तैयार होंगी तो बच्चे जो है तालीम में दिलचस्पी दिखाएंगे और तालीम हासिल करने की कोशिश की जाएगी, बच्चे करेंगे। तो जाकिर साहब ने अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा बच्चों को पढ़ाने में गुजार दिया। उन्होंने तदरीस के पेशे को इसलिए चुना कि उन्हें इस काम का शौक था। तो कुछ पेशे ऐसे होते हैं जिनको जो है पैसों के लिए इख्तियार किया जाता है, लेकिन जाकिर हुसैन ने जो तदरीस का पेशा इख्तियार किया वो उनका शौक था, उनको पढ़ाना जो था मतलब उनको शौक था। तो जाकिर साहब ने जामा के हर काम में बच्चों को आगे रखा और इनसे बड़े बड़े काम करवाए। तो बच्चों को भी वो जिम्मेदारियां देने लगे ताकि आगे चलकर ये जो छोटी छोटी जिम्मेदारियां अब उठा रहे हैं, आगे चलकर वो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उठाएं, उनके अंदर वो काबिलियत, वो सलाहियतें पैदा हो ताकि वो अपने मुल्क और कौम को तरक्की के रास्ते पर ले चले। 1935 में जब दिल्ली में जामिया नगर की इमारतें बनना शुरू हुई तो इनका संगे बुनियाद रखने के लिए इस बच्चे को इज्जत दी जो उम्र में सबसे छोटा था। होता क्या है अक्सर कि किसी नई चीज की शुरुआत अगर की जाती है तो किसी बड़े शख्स को, नामवर शख्स को बुलाया जाता है, लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो है एक बच्चे से संग मतलब पत्थर के उस इमारत की जो बुनियाद रखी गई किसी बच्चे के जरिए रखी गई। जाकिर साहब को बर्ताव कुछ ऐसा था कि बच्चे अपने आप पर भरोसा करने लगे, मतलब वो बच्चों को पूरी जिम्मेदारी देते थे, उनको ये एहसास दिलाते थे कि उनके अंदर वो काबिलियत है कि वो बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो ये भरोसा दिलाने के बाद जो है उनसे काम करवाते थे। इनका ख्याल था कि बच्चे की शख्सियत उभर कर सामने आनी चाहिए, इसके जौहर खुलने चाहिए। तो क्या होता है कि बच्चों को अगर कोई काम दिया जाता है तो उससे ये पता चलता है कि वो बच्चा कितने अच्छे तरीके से उस काम को अंजाम दे रहा है, उसके जहन में जो नई चीजें हैं वो सामने आ सकती है। तो उनका ये मकसद होता था जिम्मेदारी देने का, इसे अपना काम में मजा आना चाहिए। बच्चों के लिए उन्होंने बहुत सी मजेदार कहानियां भी लिखी। तो मजेदार कहानियां इसलिए लिखी ताकि उन्हें पढ़ने लिखने का शौक पैदा हो। बच्चों से प्यार करने वाले, बच्चों की तालीम व तरबियत के लिए मुसलसल कोशिश करने वाले और मुल्क के अवाम को तालीम की अहमियत से आगाह करने वाले इस मुखलिस रहनुमा ने 3 मई 1969 में वफात पाई। जामिया मिल्लिया के अहाते में इनका मकबरा मौजूद है। तो हमें जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन की काबिलियत, उनकी खुसूसियत, उनकी जो सलाहियतें थी उनका जिक्र करते हुए उनके घर और उन लोगों से उनके ताल्लुकात के बारे में, बच्चों से उनकी मोहब्बत के बारे में हमने उसका मुताला किया इस सबक में। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम अगले सबक का मुताला करेंगे। जज़ाकल्लाह।